हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जितने भी यूजीसी एस्पिरेंट हैं उनको मैं ये टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ करा रही हूँ मैं आपको। इसमें कुछ पीवाईक्यूज़ भी हैं और कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं। तो अगर अच्छे से अच्छे तरीके से आप टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आप कीजिए, आपकी बहुत आसानी से तैयारी हो जाएगी। अभी ये इनकी एक सीरीज़ चलती आ रही है, पहले से भी हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं पूरी क्लासेस के टीचिंग एप्टीट्यूड के। आप जाकर प्लेलिस्ट में दे सकते हैं, यूजीसी नेट पेपर 1 के नाम से आपको मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको उसी में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हेन यू कंप्लीट योर मैथ्स एक्सरसाइज यू कैन प्ले द कंप्यूटर गेम। जब आप अपनी मैथ्स एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हो तो आप कंप्यूटर गेम खेल लेते हो। यूजिंग सच काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट वेयर इन students favorite activity can be used to reinforce students engagement in less popular activities termed as। आपने मम्मी पापा को कहते हुए सुना है कि अच्छा चलो ये मैथ्स का काम कर लो फिर तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी, या ये मैथ्स का काम कर लो फिर आप कंप्यूटर गेम खेल लेना, फिर आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो इस टाइप का जो रीइंफोर्समेंट होता है, जहाँ पे बच्चे की जो फेवरेट एक्टिविटी करने दी जाती है, जब वो अपने जो एक्टिविटी उसको पसंद नहीं होती, जैसे मैथ्स का काम बच्चे को पसंद नहीं है, उसको करवाने के लिए उसकी पसंद की एक्टिविटी के थ्रू उसको रीइंफोर्समेंट किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? ये जो प्रिंसिपल है ये होता है आपका प्री मैक प्रिंसिपल। क्या होता है? प्री मैक प्रिंसिपल इसको कहा जाता है। नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है सेकंड, मोर्फोग्राफ इज़ द टर्म एसोसिएटेड विद। मोर्फोग्राफ से आप क्या समझते हैं? मोर्फोग्राफ्स क्या होते हैं? मोर्फोग्राफ होते हैं जब स्पेलिंग हम देखते हैं स्पेलिंग करेक्ट है कि नहीं है, स्पेलिंग को यहाँ पे मोर्फोग्राफ कहा जाता है। स्पेलिंग के सिस्टम को जो करेक्ट स्पेलिंग होती है मोर्फोग्राफ्स। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अप्लाई इन कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एंड कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट किसकी बात करता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की, यानी कि जो करके देख के पढ़ाई करते हैं, और कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग की। तो कौन सा स्टेटमेंट बात करता है हम ये पढ़ेंगे। लर्नर्स एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। जो लर्नर्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है आपकी। सीकिंग टू इंटरप्रेट, बच्चा कुछ करना खोज रहा है, कुछ करना चाह रहा है, इंटरप्रेट करता है, बिल्कुल ये भी सही है। यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। इसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट वी बिल्ड अप अबाउट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिचुएशंस और फिनोमिना टर्म्ड एज। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है आपकी? कोई भी एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा ज्ञान जो ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, पहले आपने कम प्रीवियस नॉलेज सीखी, फिर आपने नॉर्मल जानकारी ली, फिर आप एडवांस जानकारी ले रहे हैं किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति, उसको क्या कहते हैं? जो पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। देखिए, इसको कहा जाता है यहाँ पे स्कीमा या मेंटल स्कीमा। स्कीमा होता है जो हमारा माइंड स्ट्रक्चर है, जो हमारा माइंड है, जिसमें पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसको स्कीमा कहा जाता है। इसके बाद है द टेकिंग इन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज टर्म्ड एज। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेना, अपने आप में उतार लेना, टेक करना, उसको क्या कहते हैं? एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, कॉग्निशन या फिर रिसेप्शन। ये बहुत आसान है और ये पियाजे की थ्योरी में दिया गया है, मैंने इसको पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है। इसे कहते हैं एसिमुलेशन। ठीक है, एसिमुलेशन यानी कि किसी भी नई नॉलेज को ले लेना। एकोमोडेशन क्या होता है? जब नई नॉलेज ले ली, ठीक है, बैलेंस भी स्थापित कर लिया, अब नई नॉलेज के अकॉर्डिंग आपने दूसरी कोई चीज़ बता दी। जैसे कैसे? ये एक गाय है, गाय का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इसमें चलता है। गाय है, इसके 4 पैर हैं, बच्चों को लगता है जो 4 पैर वाली है ना वो एक गाय है। ठीक है, क्या है? 4 पैरों वाली क्या है? गाय है, क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको बताया है। तो ये एसिमुलेशन हो जाती है। लेकिन मम्मा ने, अब उसने डॉगी को देख के बोला ये भी गाय है, तो ये गलत है। फिर मम्मा ने बताया कि गाय नहीं है बेटा, ये डॉगी है, क्योंकि इससे छोटा है, इसकी ऐसे भौंकता है। फिर जब उसने अगली बार खुद पहचान लिया ना, अच्छा ये डॉगी है, तो वो एकोमोडेशन की स्थिति हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है द टर्म विच इज़ यूज टू रेफर टू द वेराइटी ऑफ वेज इन विच टीचर्स एंड अदर हेल्प और सपोर्ट लर्नर्स टू मूव बियॉन्ड देयर current level of understanding by giving them cues, suggestion
और इवन डायरेक्ट गाइडेंस एट अप्रोप्रिएट मोमेंट्स इन देयर इन्वेस्टिगेशन और एक्टिविटीज़ नोन एज। इसमें कहा गया है उस टर्म को क्या कहते हैं जहाँ पे जो टीचर हैं या जो दूसरे लोग हैं वो बच्चे की हेल्प करते हैं कि अभी वो जिस लेवल पर चल रहा है ना उसको कुछ संकेत देते हैं, ताकि वो उसको कुछ गाइडेंस देते हैं ताकि वो आगे अपना सही से पढ़ाई करे, आगे के लेवल पे पहुँचे। इसको क्या कहते हैं, इसको इसके फोल्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। जरा आप मुझे सब बताएंगे कि ये जो टर्म है किसने दिया है, ये जो थ्योरी है इसके फोल्डिंग और JPD, ये टर्म किसकी है? ये प्याजे से ही रिलेटेड है लेकिन प्याजे की नहीं है, बताना इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है बताइए? वाइगोत्स्काय। वाइगोत्स्काय ने ये टर्म दिया, ठीक है, सोशल लर्निंग की। इसके बाद है द चेंजेस इन बिहेवियर आर द नेट रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस इंटरेक्टिंग विद इनेट प्रीडिस्पोजिशंस एंड प्रोसेसेस विद इन द लर्नर। जब बिहेवियर में चेंज होता है क्या होता है, उससे जो हमारा एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस है यानी कि बाहर के जो वातावरण का प्रभाव है वो आता है, उससे हम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है न्यू बिहेवियरल थ्योरी। क्या कहते हैं? न्यू बिहेवियरल थ्योरी। नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स में डेवलप बिलीव्स अबाउट देयर ओन एबिलिटी टू कोप इफेक्टिवली इन वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, दिस कैन बी टर्म्ड एज। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है, कोई भी इंडिविजुअल है, जब वो अपने बिलीव्स डेवलप कर लेता है किसी चीज़ के प्रति विश्वास, चाहे वो पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हो, और खुद से अपनी एबल हो जाता है और हर एक तरीके से की सिचुएशन से कॉप अप कर सकता है, निपट सकता है, उसको क्या कहते हैं? सेल्फ एफिकेसी, ईगो, सेल्फ रेगुलेशन या कॉन्फिडेंस। देखिए ये क्या कहलाता है? सेल्फ एफिकेसी, खुद से सारी सिचुएशन से निपट लेना सेल्फ एफिकेसी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक अबाउट वंस ओन थॉट प्रोसेस, सेल्फ मॉनिटर एंड मॉडिफाई वंस लर्निंग स्ट्रेटजीज आर एज नेसेसरी टर्म्ड एज। किसी भी इंडिविजुअल की एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो अपने खुद के थॉट प्रोसेस को खुद को मॉनिटर कर सकता है, खुद के लिए लर्निंग स्ट्रेटजी बना सकता है, उसको क्या कहा जाता है? मेटाकॉग्निशन, सिंपल कॉग्निशन, सेल्फ रेगुलेशन या फिर नन ऑफ द। ये मेटाकॉग्निशन कहलाती है, जब खुद के बारे में रेगुलेट कर लेते हैं तो मेटाकॉग्निशन। इसके बाद है टीचर्स ब्लेम ए स्टूडेंट्स, टीचर ब्लेम करता है कि स्टूडेंट्स लर्निंग प्रॉब्लम ऑन। टीचर एक ब्लेम करते हैं कि स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रॉब्लम के लिए, उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि बच्चे को मोटिवेशन की कमी है। इसके बाद है द मेमोरी दैट रेफर्स टू अवर मेमोरी ऑफ मीनिंगफुल फैक्ट, रूल्स, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल इज टर्म्ड एज। एक ऐसी मेमोरी जिससे हमारी जो मेमोरी है वो मीनिंगफुल फैक्ट, रूल्स है, डेफिनेशंस है, कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल, उन सबको याद कर पाती है। वो सब जो मेमोरी होती हैं उनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सीमेंटिक मेमोरी, ठीक है। जो माइंड में हमारी डेफिनेशन होती हैं, रूल्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनको सीमेंटिक मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद है इंडिविजुअल्स अवेयरनेस ऑफ हिज और हर ओन मेमोरी प्रोसेसेस एंड द वेज इन विच स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी इनहेंस्ड इज टर्म्ड एज। एक इंडिविजुअल जागरूक है किसके लिए? अपनी मेमोरी प्रोसेस के लिए अवेयर है, और वो अलग अलग तरीक़ों से क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है अपने पास, उसको क्या कहा जाता है? इसको मेटा मेमोरी कहा जाता है। मेटा मतलब खुद से, ठीक है, मेटा मेमोरी। सीमेंटिक मेमोरी कौन सी होती है? जो माइंड में रूल्स, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स होते हैं और इन सबको स्टोर और रिट्रीव जब कर लेते हैं तो इनको यहाँ पे मेटा मेमोरी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पैक्ट प्रोसेस लिसनिंग इन एडवर्स मैनर। इनमें से कौन सा ये जो स्टेटमेंट है ये इम्पैक्ट करता है लिसनिंग प्रोसेस को? एक्सेस ऑफ लिसन मटेरियल, मैसेज ओवरलोड। जब लिसन मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है तो मैसेज ओवरलोड हो जाता है। बहुत हाई स्पीड जब स्पीकिंग की होती है तो लिसनिंग अच्छी नहीं होती। एक गुड अमाउंट ऑफ हियरिंग लॉस हो जाता है। तो क्या होता है? आंसर इज इसका सब कुछ हो जाता है। अगर यहाँ पे जो लिसनिंग है वो ज़्यादा ही एडवर्स मैनर में हो तो ऑल ऑफ द एबव इज़ द आंसर। इसके बाद है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है कम्युनिकेशन का?
जहाँ पे लिसनिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, जहाँ पे सुनने को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो क्या है, लिंकिंग लिसनिंग टू एक मॉनिटरी रिवॉर्ड सिस्टम, कि मतलब तब अच्छे से सुनेंगे जब कुछ पैसे मिलेंगे, ऐसा है नहीं होगा। मेकिंग द कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, कंटेंट को ही ऐसा बनाओ कि वो बहुत इंटरेस्ट हो और वो नीड की ज़रूरत हो, क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है। इन्हेंसिंग वॉइस इफेक्टिवनेस एंड इम्प्रेसिवनेस, वॉइस इफेक्टिवनेस बढ़ा दो, ठीक है, यानी कि इस तरीके से बोला जाए कि सुनने वाला अच्छे से सुने, तो बिल्कुल आंसर करेक्ट है इसका, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटरी रिवॉर्ड सिस्टम नेगेटिव टर्म में आ रहा है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसके बाद लिसनिंग टू ए लेक्चर इज़ बेसिकली, अगर एक लेक्चर को सुना जाए, लेक्चर को सुनना वो क्या कहलाता है, अगर किसी लेक्चर को सुना जा रहा है, इन्फॉर्मेटिव है, एवेल्यूटिव, एम्फेटिक है, डायनामिक लिसनिंग होती है। तो देखिए लेक्चर सुन रहा है कोई भी स्टूडेंट है, इसको यहाँ पे कहते हैं इवेल्यूटिव लिसनिंग, क्या कहते हैं, एक लेक्चर को सुनने को इवेल्यूटिव लिसनिंग। इसके बाद है द इवेल्यूटिव लिसनिंग इज़ बेसिकली अबाउट, क्या होती है इवेल्यूटिव लिसनिंग, इवेल्यूटिव लिसनिंग होती है जब भी जो लिसनर है वो किसी के आइडिया को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, बस उसने सुन लिया है। दूसरा, यहाँ पे स्पीकर जो है आपका, टू इवैल्यूएट द स्पीकर्स क्रेडिट, यहाँ पे स्पीकर की क्रेडिबिलिटी पता लगती है और पर्सनैलिटी पता लगती है इवैल्यूएटिव लिसनिंग में, ठीक है। इवैल्यूएटिव लिसनिंग के थ्रू ही लेक्चर को सुना जाता है। तो आंसर हो गया इसका कौन सा, बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द फ्रांसिस गैलन, हेरिडिटी does not go to immediate parents but to remote ancestor, only 50% of the heredity is due to। देखिए फ्रांसिस गैलन ने कहा है कि जो हेरिडिटी है, जो वंशानुक्रम है आपका, ऐसा नहीं है कि बच्चे सिर्फ पेरेंट्स को इमिटेट करेंगे, बल्कि वो अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों पे भी जाते हैं, 3 पीढ़ियों पे भी। तो 50% हेरिडिटी में जो बच्चे हैं वो किस पर जाते हैं, किसके होते हैं, तो वो मोस्टली पेरेंट्स के होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स पर ही जाती हैं उनकी जितने भी जीन्स वगैरह के इफेक्ट हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टीचिंग प्रोसेसेस इन ऑर्डर, ऑर्डर में आपको लगानी है टीचिंग प्रोसेस, रिलेटिंग द प्रेजेंट नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। आप क्लास में गए, आपने क्या किया, पहले जाके जो प्रेजेंट नॉलेज है उसको प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करेंगे आप, कि यही होगा आपका करेक्ट आंसर, या फिर इवेल्युएट करेंगे पहले, रीटीचिंग करेंगे, या फॉर्मुलेटिंग ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव होगा, या प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। देखिए एक टीचर हैं, इनको टीचिंग प्रोसेस को अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मुलेशन ऑफ टीचिंग, आप एक टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि आपको क्या पढ़ाना है क्लास में जाने से पहले, तो ये तो पहले नंबर पे आ जाएगा, 4th, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद आप करेंगे रिलेटिंग टू प्रीवियस नॉलेज विद द रिलेटिंग टू प्रेजेंट नॉलेज। आप क्लास में जाएंगे, बच्चों के साथ जो पिछला पहले बच्चों को सिखाया है पहले उसको दोहराएंगे, फिर प्रेजेंट नॉलेज को उसको बताएंगे, तो ये दूसरा आपका हो गया नंबर 1 वाला दूसरा, तो 4 है, फिर आपका 1 है। इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, आप अपना मटेरियल प्रेजेंट करेंगे, जो भी आप पढ़ाना बच्चे को चाह रहे हैं, तो ये आपका 3rd पर आ गया है, ठीक है। ये देखिए आंसर यहाँ मिल गया 4, 1, 5। इसके बाद 2 है इवैल्यूएशन करेंगे, जब बच्चों को नहीं समझ आएगा तो रीटीचिंग करेंगे, आंसर हो जाएगा नंबर डी। एक बार और पढ़ लीजिएगा पॉज करके, तो आसानी से समझ आ जाएगा। अब एक ये देखिए जनवरी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लर्निंग एक पूरे जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है, बिल्कुल है, बिल्कुल सीखते हैं लर्निंग। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो इसका रीज़न क्या है कि लर्निंग यूज़फुल है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग इसीलिए यूज़फुल है, तो ये सही है या नहीं है। देखिए ये सही है, लेकिन इसका ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो एक अलग स्टेटमेंट दे दी जो इसी से रिलेटेड है, तो आंसर ये हो जाएगा नंबर बी। अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन, जो कि है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनहेंसेस थ्रू। जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो किससे बढ़ती है, किससे इनहेंस होती है, तो क्या द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, कॉमननेस, कि जब हम एक दूसरे को समझते हैं, अपना मानते हैं तब, या सिक्योरिटी और फ्रीडम दी जाए चॉइस के लिए, या इनफॉर्मल एनवायरनमेंट दिए जाए, या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस, तीनों ही ज़रूरी है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। अभी मैंने आपको 20 क्वेश्चन के अराउंड करा दिए हैं, आगे की जो मैं क्लास लाऊंगी उसमें मैं आपको आगे की 20 क्वेश्चंस कराऊंगी। ऐसे करके मैं जब तक मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की हैंड रिटन नोट्स की क्लास चल रही है, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड एक एक टॉपिक वाइज करा रही हूँ बहुत ही डिटेल में,
जब तक वो पूरी होती है इतनी में ही मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और आपके जितने भी PYQs हैं उनको कंप्लीट करा दूंगी। एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, बार बार मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट नहीं बना रही हूँ। इसके बाद हम इसकी रिसर्च एप्टीट्यूड नाम की यूनिट पे चलेंगे, फिर कम्युनिकेशन करेंगे। इस तरीके से हम अपना पूरा पेपर 1 कंप्लीट करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू सो मच।